तो आज आप बात कराला राठौड़ राजवंश की। तो सारा पहले आप देखांगा कि राजस्थान में राठौड़ जो रियासत है वो कौन सी थी, ये राठौड़ लोग कहाँ से आए थे, और यहाँ से लेकर लास्ट तक हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास में एक थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, इसमें दो तीन चीजों की का आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा। एक तो सभी राजाओं का जो शासनकाल है उसका रटा नहीं मारना। इतिहास आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, आप इतिहास में समकालीन चीजों का ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं राठौड़ राजवंश। तो देखो राठौड़ वंश, यदि आप राठौड़ वंश की बात करा तो देखो राठौड़ वंश की यदि हम बात करें तो हम इसको तीन भागों में बांट लेंगे। बेहतरीन ढंग से समझने के लिए तीन भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले राठौड़ों की हम पृष्ठभूमि को समझेंगे, ठीक बात, बेसिक बात, इनका सामान्य परिचय ले लेंगे। फिर हम बात करेंगे ये जो राठौड़ है इनकी राजस्थान में कहां कहां शाखाएं हैं, ठीक। फिर हम जो राठौड़ों की जो मूल शाखा है जोधपुर, तो फिर हम पढ़ेंगे जोधपुर की राठौड़, जोधपुर का इतिहास। तो मोटा मोटी यहाँ पर राठौड़ा ने तीन भागा बांट लेंगे, राठौड़ राजवंश को तीन भागों में बांट लेंगे। पहले पृष्ठभूमि इनका सामान्य परिचय देख लेंगे, फिर इनकी शाखाएं देखेंगे, और फिर क्योंकि मेन जो राठौड़ है वो मारवाड़ जोधपुर में थे तो जोधपुर का जो इतिहास है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करें तो पहली बात तो आप याद रखिए, जो राठौड़ जो शब्द है, राठौड़ जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट शब्द से बना है। राठौड़ शब्द है वो संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट शब्द से बना है। और फिर यदि हम बात करें कि ये राठौड़ लोग कौन थे, कहां से आए थे, तो एक छोटी सी मैं आपको इनकी यात्रा समझा देता हूं। हुआ क्या था, यूपी में एक जगह है कन्नौज, आपने नाम सुना होगा। यूपी में एक जगह है कन्नौज जहां एक राजवंश शासन करता था गहेड़वाड़। तो यूपी में कन्नौज जो गहेड़वाड़ों की राजधानी हुआ करती थी, और इस गहेड़वाड़ वंश का अंतिम राजा था जयचंद, आपको याद है। बात है सन 1194 की, एक युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। इस चंदावर के युद्ध में जो मोहम्मद गोरी है, इस चंदावर के युद्ध में, चंदावर का युद्ध हुआ, जबकि चंदावर युद्ध में जो मोहम्मद गोरी है वो हमला करता है और जयचंद गहेड़वाड़ की मृत्यु हो जाती है और गोरी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। इस तरीके से गहेड़वाड़ों का पतन हो जाता है। जयचंद गहेड़वाड़ का एक पुत्र है जिसका नाम है हरिश्चंद्र, याद रह जाएगा। हरिश्चंद्र का एक पुत्र होता है जिसका नाम है श्वेत कंवर। कालांतर में क्या हुआ, जयचंद गढ़वाल के बाद हरिश्चंद्र यहाँ का राजा हुआ, इसका पुत्र होता है श्वेत कंवर। श्वेत कंवर का पुत्र होता है राव सिंहा। ये सिंहा कुछ सैनिकों के साथ यहां से हमारे राजस्थान में आ जाता है, और राजस्थान में इनका जो पहला पड़ाव होता है वो होता है कोलूमंड फलोदी जोधपुर, जहां बाबूजी की पीठ है। तो याद रह जाएगा, पहला पड़ाव इनका कोलूमंड में। फिर ये लोग इधर, उस समय ये जो पाली है, पिन टाइम में इस जगह को नाम हो पालिका। देखो पाली को जो को पुरानो नाम हो वो पालिका। पाली में ब्राह्मण लोग रहते थे। तो बिन टाइम में कोलूमंडू जो रावसिया है वो द्वारका यात्रा पर जा रहे थे, और उसी समय पाली जो शहर है उस पर मुस्लिम सेना ने हमला बोल दिया। तो पाली के जो ब्राह्मण लोग हैं वो राव सिंहा से विनती कर रहे हैं कि हमारी रक्षा की जाए। तो राव सिंहा क्या करता है, पाली या पालिका के मुस्लिम हमलावरों से रक्षा कर देता है।
कहते हैं ये युद्ध हुआ था लाखा झंवर जो धोला चितेरा नामक जगह पर हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए, इसलिए युद्ध का नाम हो गया लाखा झंवर का युद्ध। तो राव सिंह ने पाली की रक्षा की मुस्लिम हमलावरों से लाखा झंवर के युद्ध में। ये धोला चितेरा नामक जगह पर हुआ था। तो याद रखिए कौन सा युद्ध है? लाखा झंवर का युद्ध। ध्यान से सुनना, कौन सा युद्ध? लाखा झंवर का युद्ध है। कौन सी जगह पर हुआ था? धोला चितेरा नामक जगह पर हुआ था। तो धोला चितेरा नामक जगह पर लाखा झंवर का युद्ध, जिसमें राव सिंह ने क्या किया था? पाली की क्या की थी? रक्षा की थी हमलावरों से, मुस्लिम हमलावरों से। अब क्या हुआ? पाली के जो ब्राह्मणों में मुखिया ब्राह्मण थे, उन्होंने राव सिंह को जमीन दे दी कि आप यहीं रहना स्टार्ट कर दो। तो कहते हैं कि राव सिंह ने अपना साम्राज्य यहीं स्थापित किया पाली में। छोटा सा इनका साम्राज्य था राव सिंह का। राव सिंह की एक पत्नी थी, सोलंकी राजकुमारी थी, जिसका नाम था पार्वती। कालांतर में बतावे पाली के अंदर ही फिर मुसलमानों का हमला हुआ और मुस्लिम सेना से ये युद्ध करते हुए, और ये युद्ध हुआ था गोरक्षा के लिए। तो कहते हैं कि गोरक्षा के लिए एक बार फिर कालांतर में क्या किया? मुस्लिम सेना ने पाली में हमला किया। तो राव सिंह युद्ध करता हुआ मारा जाता है। और यहाँ पाली में एक गांव है बिठू, और उस बिठू गांव के अंदर, बिठू गांव है वो पाली में ही है, और बिठू गांव में जो है राव सिंह, बिठू गांव में राव सिंह की छतरी है। बिठू में, बिठू गांव कहाँ है? पाली में। और बिठू गांव में याद रखिए राव सिंह की छतरी है। बताते हैं कि राव सिंह जब ये यहाँ शहीद हो गया था गोरक्षा के लिए, तो पार्वती है, वो पार्वती क्या हुई थी? राव सिंह के साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो राव सिंह है, हालांकि वो बहुत छोटा साम्राज्य स्थापित कर पाया था पाली में, तो क्योंकि ये पहला पुरुष है, इसलिए राव सिंह को हम राठौड़ों का मूल पुरुष कह सकते हैं, आदि पुरुष कह सकते हैं, या संस्थापक कह सकते हैं। तो राव सिंह की छोटी सी स्टोरी है। सिंपल, जयचंद गैडवाल का पुत्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का पुत्र श्वेत कंवर, श्वेत कंवर का पुत्र सिया, कोलूमंड आया, जोधपुर है, फिर द्वारका जा रहा था तो पाली की रक्षा कर दी मुस्लिम लुटोने से, तो फिर पाली में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और लाखा झंवर के युद्ध में इनकी रक्षा की थी। कालांतर में ये यही रहने लग गया। पार्वती सोलंकी इसकी पत्नी थी। फिर कालांतर में फिर मुस्लिम हमलावरों से युद्ध करते हुए गोरक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं और पाली के बिट्ठू गांव में ये शहीद हो जाते हैं। तो पार्वती जो सोलंकी थी वो इनके साथ सती हो जाती है। छतरी यही है राव सिंह की। तो राव सिंह एक तरीके से हम कह सकते हैं इन राठौड़ों का जो मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, संस्थापक है, वो कौन है? राव सिंह। कालांतर में इन्हीं के वंशजों ने पाली, बाड़मेर, जोधपुर इन इलाकों में लंबे समय तक संघर्ष किया और उसके बाद फाइनली मंडोर, और मंडोर से जोधपुर, और जोधपुर से फिर अलग अलग शाखाएं स्टार्ट हो जाती है। तो यहां तक मैं समझता हूं क्लियर हुआ। तो फिर हम बात करेंगे इनकी शाखाओं की। शाखाओं की यदि हम बात करें तो देखो, मूलतः हम यदि बात करें तो इनकी मूल जो शाखा, ध्यान से सुनना, इनकी मूल शाखा में मंडोर लिख दूं स्टार्टिंग में, क्योंकि मंडोर से उन्होंने शासन स्टार्ट किया था। और मंडोर का जो शासक था वो था चूड़ा। तो पहली बार चूड़ा है, चूड़ा राठौड़, वो मंडोर को जीतता है, फिर दहेज में मिल जाता है, पूरी स्टोरी पढ़ेंगे। और इसी मंडोर से बाद में कालांतर में राव जोधा ने क्या किया? जोधपुर बसा दिया। मंडोर को राजधानी छोड़कर जोधपुर बसा दिया। किसने? राव जोधा ने। हालांकि जोधा के बाद जोधा के परिवार के लोग यहाँ बैठे, उन्हीं के पुत्र जोधपुरी गद्दी पर शासन करते हैं। जोधा का एक पुत्र था बीका, ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या बसाया? बीकानेर। तो बीकानेर एक राठौड़ों की नई शाखा स्टार्ट कर दी, बीकानेर। याद रखिए ये बात है 1485 की बात करेंगे, ठीक। फिर कालांतर में इसी जोधपुर में एक राजा होता है उदय सिंह। उदय सिंह के टाइम की बात है। उदय सिंह का एक पुत्र था, उन्होंने क्या किया? उस पुत्र का नाम है किशन सिंह, और उसने एक नई जो रियासत है, किशन सिंह ने नई रियासत जो अजमेर में पड़ती है, किशनगढ़, किशनगढ़ में राठौड़ों की नई एक रियासत बना दी ना। तो किशन सिंह ने किशनगढ़ में एक नई रियासत बना दी, और ये बात है 1609 की। और जोधपुर का तो लगातार कंटिन्यूस चल ही रहा है। और जोधपुर के अंतिम राजा होता है विलिय के समय हणवत सिंह। अंतिम राजा कौन होते हैं? हणवत सिंह। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ब्रीफ में हमने देखा है। तो अंतिम राजा कौन होता है? हणवत सिंह, ठीक। तो हणवत सिंह जोधपुर के अंतिम राजा है और विलिय के समय। तो ये हो गई शाखा। तो मूल शाखा तो है मंडोर की,
मंडोर चूड़ा ने स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, फिर चूड़ा के बाद कालांतर में शासक हुए जोधा ने जोधपुर राजधानी बना ली। जोधा का पुत्र शातल गद्दी पर बैठता है, एक पुत्र को बीका को उन्होंने वंचित कर दिया था, तो बीका ने बीकानेर राज्य नया बसा दिया 1485 में। और फिर कालांतर में यहाँ उदय सिंह होता है। उदय सिंह का राजा पुत्र किशन सिंह, जिन्हें 1609 में किशनगढ़ जो अजमेर पड़ता है राठौड़ रियासत की स्थापना कर दी। और मेन जो जोधपुर की स्ट्रीम है उसमें अंतिम राजा है हरनोत सिंह, जो विले के समय है। तो इनकी डिटेल में बात करेंगे, अभी केवल सिंपल ही हमने शाखाओं की बात की। तो मूल रूप से मेन शाखा तो जोधपुर की होगी, दो शाखा और होगी, बीकानेर के राठौड़ और किशनगढ़ के राठौड़। फिर हम बात करेंगे तीसरा जो मेन पॉइंट, हम इस पे आएंगे जोधपुर का इतिहास। तो अब हम बात करेंगे मेन जो शाखा है जोधपुर। तो आइए शुरू करते हैं जोधपुर का इतिहास। यदि आप जोधपुर की बात करें तो देखो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एक तो ये जो राजा है, इन राजाओं का आपको सभी का जो है शासन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समकालीन चीजें ध्यान रखनी है। तो जोधपुर के इतिहास की यदि आप बात करा तो अपन याद रखना है, देखो सिंपल है। तो जोधपुर में यदि शासक की बात करें तो आपको याद ही होगा, तो वापस वही बात आएगी, क्योंकि वो तो हमने पृष्ठभूमि में कर ही ली थी। तो आइए सिंपल सी बात है, जोधपुर का पहला जो राजा है वो कौन हो जाएगा, राव सिंह। अब इसकी सारी बातें नहीं करेंगे क्योंकि इसकी तो बात हमने वहां कर ली थी। देखो पहला होता है ना राजा, वो हमेशा याद रखना क्या होता है, संस्थापक होता है। संस्थापक बोल दो, उसी को क्या बोल दो, मूल पुरुष बोल दो, उसी को क्या बोल दो, आदि पुरुष बोल दो। तो राव जो सिंह है वो राठौड़ों के आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, संस्थापक है। हालांकि जो इसका सिंह का जो राज्य था, राज्य पाली के आसपास था। ठीक, हमने बात कर ली राव सिंह की जो छतरी है वो कौन से गांव में, बिठू गांव में है, और बिठू गांव कहाँ है, पाली में। सिंपल। तो पाली के आसपास इसका छोटा सा राज्य था। अब आपको पता है कि यहाँ पाली, जोधपुर और बाड़मेर के तीनों के बॉर्डर लगती है। ठीक, तो ये वाला इलाका इनका प्रारंभिक शासन क्षेत्र था। अब हम बात करते हैं जोधपुर के बाद जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शासक है वो आपको याद रखना है, राव सिंह के बाद आपको याद रखना है दुहड़ सिंह। कौन है, दुहड़ सिंह। ऐसे याद रख लो, सिंह तो सबको याद है, ये वैसे ही याद रख लो, ये दुहड़ सिंह है ना, दूसरा है इसलिए याद रखना दुहड़ सिंह। ये क्या करता है, ये कर्नाटक से लकड़ी की मूर्ति लाता है, कर्नाटक से लकड़ी की मूर्ति लावे है, और लियावे किंग है आपकी कुल देवी नागणे जी माता। अपनी कुल देवी नागणे जी माता की लकड़ी की मूर्ति लाकर, और क्योंकि ये वाला बाड़मेर पास में ही है, इस बाड़मेर में एक जगह है और वो जगह है नगाना। याद रखिए नगाना गांव, और नगाना पड़ता है बाड़मेर के पचपदरा में। आपको याद होगा बालोतरा पचपदरा इधर ये जोधपुर की ये बॉर्डर के पास ही है। तो बाड़मेर के याद रखिए नगाना गांव में स्थापित करवा देते हैं अपनी कुल देवी नागणे जी माता की मूर्ति। तो इसमें यही बात याद रखनी है, लकड़ी की मूर्ति है और इससे चक्रेश्वरी देवी भी कहते हैं। तो नागणे जी माता, चक्रेश्वरी देवी। तो दुहड़ सिंह के बारे में तो एक ही बात याद रखनी है, दुहड़ सिंह कर्नाटक से नागणे जी माता जो कुल देवी है उनकी मूर्ति को लाकर बाड़मेर के पचपदरा के नगाना गांव में स्थापित करवाता। हालांकि मैं फिर बता दूं, जहां जहां राठौड़ है वहां सब जगह राठौड़ों ने अपनी कुल देवी का मंदिर बनाया। जैसे मंडोर में भी आपको मंदिर मिलेगा, जोधा ने मेहरानगढ़ में भी बनाया, बीका ने जब बीकानेर बसाया तो वहां भी बनाया। तो सिंपल सी बात है, तो दुहड़ सिंह। अब नेक्स्ट शासक जो आपको याद रखना है और जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रख लीजिए, बीरमदेव। ठीक, ये बाड़मेर के आसपास ही रह रहे हैं, जो जोधपुर के पास में टच कर रहा है बाड़मेर वाला इलाका वहीं रह रहे हैं। देखो बीरमदेव जो राठौड़ है उनके भाई है, हमने लोक देवता में पढ़ा था मल्लीनाथ। तो याद रखिए जो इनके भाई है उनके भाई का नाम याद रखना आपको, भाई का नाम है मल्लीनाथ। सिंपल है। अजय थाने पता है मल्लीनाथ लोक देवता है और इनकी पत्नी है जिसका नाम है रूपा दे, जिनका मंदिर बाड़मेर के मजल गांव में है। याद रह जाएगा, बाड़मेर के मजल गांव में इनकी पत्नी रूपा दे का मंदिर भी है। तो इनके भाई मल्लीनाथ तो क्या है, लोक देवता है। और बीरमदेव के जो पुत्र होते हैं वो पुत्र है चुंडा राठौड़। अब यहां से हम थोड़ा
स्टार्ट करेंगे कि ये चूड़ा राठौड़ से स्टोरी बनती है। ये क्या स्टोरी है, आइए देखते हैं चूड़ा राठौड़ को। हुआ क्या था, देखिए मैं चूड़ा यहां लिख रहा हूं, बिरमदेव के बारे में कुछ भी नहीं है। चूड़ा राठौड़ से मूल स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि चूड़ा से तो पहले ये सब लोग कहाँ हैं, ये लोग बाड़मेर और पचबदरार, ये वाला जो बेल्ट है इसी में घूम रहे हैं, पाली के टच वाले बेल्ट में। ठीक है, हुआ क्या था, आपको पता होगा मंडोर में राठौड़ों से पहले प्रतिहारों का शासन था। ये इलाका है मंडोर, मंडोर में प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। ठीक, प्रतिहार वंश की अलग अलग शाखाएं थी। एक प्रतिहारों की यहां जो शासन कर रही शाखा, विशाखा को नाम है इंदा प्रतिहार। तो मंडोरपुर किंग शासन हो इंदा प्रतिहार का। अब हुआ क्या, इस मंडोर पर कब्जा कर लिया, और कब्जा किया किसने, मालवा से आया था, मालवा का सूबेदार, मालवा का मुस्लिम सूबेदार है, उन्होंने यहां क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इंदा प्रतिहार थोड़े कमजोर थे, इंदा प्रतिहारों ने हेल्प किससे मांगी, हेल्प मांगी चुंडा से, क्या मांगा, सहयोग मांगा। तो ये चुंडा और चूड़ा राठौड़ जो भी है, उन्होंने क्या किया कि हेल्प कर देंगे। अब मंडोर में कहते हैं कि मालवा का जो सूबेदार था, उन्होंने मंडोर पर कब्जा कर रखा था, वो मालवा का सूबेदार मंडोर में घास की गाड़ियां मंगवा रहा था पशुओं के लिए। तो उन्होंने प्लान बनाया चुंडा राठौड़ ने कि घास की गाड़ियां, वो घास की गाड़ियां भेज रहे हैं, लेकिन घास की गाड़ियां गए माँ ऊपर घास रख दी, और घास के नीचे 15-20 सैनिक प्रत्येक गाड़ी में बिठा दिया, और बहुत सारी जो घास से भरी हुई गाड़ियां मंडोर में भेज दी। और इन सब गाड़ियों पर कौन थे, ये चुंडा के क्या थे, सैनिक थे। अचानक मंडोर पर हमला बोल दिया, मंडोर को जीत लिया। ठीक, तो इस तरीके से चुंडा के सहयोग से उन्होंने मंडोर को क्या किया, पुनः जीत लिया। तो प्रतिहारों ने इसको क्या कर लिया, इनकी सहायता से मंडोर को पुनः जीत लिया। ठीक, अब क्या करते हैं, इंदा प्रतिहार, इंदा जो प्रतिहार है वो चुंडा से अपनी राजकुमारी की क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। और राजकुमारी की शादी कर देवे, और शादी करने के सागे सागे मंडोर चुंडा ने के मिल जाए, दहेज में मिल जावे, और दहेज में मिलने के सागे सागे अब ये जो है इंदा प्रतिहार दहेज में देते हैं, इस शर्त पर कि ये जो आसपास के जो 84 गांव है, वहां गांव में ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, कौन, चुंडा राठौड़, ये हस्तक्षेप नहीं करेगा। भी 84 गांव में चुंडा हस्तक्षेप कौन करे, जगह मंडोर के आसपास, और मंडोर दहेज में दे दियो चुंडा राठौड़ को। तो इस तरीके से प्रतिहारों की इंदा शाखा से मंडोर दुर्ग हाथों से निकलकर राठौड़ों के हाथ में आ जाता है। वो जो ब्याह हो वो लगभग मैं बताऊं 1395 ईस्वी की बात है। हालांकि कालांतर में ये जो इंदा प्रतिहार है, ये प्रतिहार है, प्रतिहारों की जो इंदा शाखा है, ये प्रतिहार इसी के क्या बन के रह जाते हैं, सामंत। कालांतर में कंप्लीटली चूड़ा राठौड़ ने सौंप दिया, और प्रतिहार सब इनके क्या बन जाते हैं, सामंत बन जाते हैं। अब देखो, क्योंकि देखो सामंत बन गया, तो अब अपन याद रखना है कि सामंत प्रथा की जो शुरुआत है, थाने पूछ लिया कि राठौड़ में सामंत प्रथा किसने शुरू किया, तो याद रखना चुंडा राठौड़। नेक्स्ट याद रखना है नागौर के अंदर चुंडा राठौड़ के करे आपके नाम एक तालाब बना है, चुंडासर तालाब। तो नागौर में क्या बना हुआ है, चुंडासर तालाब। ठीक बात, इतनी बात अपन याद रखनी है किसके बारे में, चुंडा के बारे में। मंडोर जीतने के बाद में आसपास का जो लोग है, छोटे छोटे इलाके वहां पर कब्जो कर गए, बांगे आपका दीनता मनवा ले। तो सामंत प्रथा की शुरुआत मानी जाती है चुंडा के समय। हालांकि ये पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, स्थायी रूप से इसकी नींव डालता है जोधा। ठीक बात। अब देखो क्या हुआ, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो चुंडा है, ये एक इनकी पत्नी है जिसका वो नाम है किशोर कुंवरी। ये किशोर कुंवरी के प्रभाव में रहता था। तो अब आप लोगों को याद रखना है, चुंडा राठौड़ किशोर कुंवरी के प्रभाव में रहता था, और इसके प्रभाव के चलते उन्होंने कान्हा को क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी। इसका एक पुत्र है कान्हा, कान्हा को तो क्या बना दिया, उत्तराधिकारी। एक पुत्र है इनका रणमल, जिनको हम पढ़ेंगे अभी, रणमल। और एक रणमल की जो सिस्टर है वो है हंसाबाई। तो याद रखिए क्या किया, चुंडा ने किशोर कुंवरी के प्रभाव में आकर अपने बड़े लड़के रणमल को
गद्दी से वंचित कर दिया, उसकी जगह छोटा लड़का कान्हा को क्या बना दिया गया, उत्तराधिकारी, रणमल को कर दिया गया वंचित। तो अब क्या करता है ये रणमल और हंसाबाई दोनों कहां चले जाते हैं, पहले तो चले जाते हैं नाराज होकर, ये चला गया सोजत, सोजत आपको पता ही है पाली में, बाद में ये चला गया मेवाड़ में, और मेवाड़ में उस समय राजा है राणा है लाखा, तो लाखा ने इनको एक जो है जागीर दे दी थी, याद रखिए उस जागीर का नाम है धड़ला की जागीर, है ना। तो ये आपको जरूर याद रखना, जी धड़ला है वर्तमान में पाली में ही पड़ता है। तो अब हम इतिहास स्टार्ट करेंगे, इसका रणमल की जो कहानी है वो स्टार्ट होगी। तो अब देखिए कैसे तो रणमल वो है वहां मेवाड़ में जाता है, और किस तरीके से वो धड़ला की उनको जागीर मिलती है, फिर इनका मेवाड़ और मारवाड़ का वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, फिर रणमल का मेवाड़ में हस्त से भी बढ़ता है, वो देखेंगे। इधर कान्हा, जोधपुर में कौन, मंडोर की गद्दी पर कौन बैठा है, कान्हा। तो अब देखो आगे क्या है, अब मैं लिख रहा हूं आपका, और पहले मैं कान्हा लिख देता हूं, बहुत ईजी है, कान्हा के बारे में कुछ खास बात नहीं है, कान्हा के बाद में बात करूंगा रणमल की। लेकिन रणमल की स्टोरी आप सुनिए, क्या हुआ था। ये राजस्थान का मानचित्र देख पा रहे हो, देखिए ये आपका है मेवाड़, ध्यान से सुनना, इस मेवाड़ का राणा कौन है, इस मेवाड़ का राणा है लाखा। ये मेवाड़ मारवाड़ संबंध है, थोड़ा ढंग से समझना, मेवाड़ का राणा कौन है, लाखा। ठीक, लाखा के एक पुत्र होता है जिसका नाम है चुंडा। ठीक, ऑलरेडी एक पुत्र हो रहा है, और लाखा के वहां चला गया, ये मैं जागीर भी बता देता हूं, पाली में ये जागीर कौन सी जागीर, धड़ला की जागीर, और यहाँ धड़ला में कौन रह रहा है, यहाँ धड़ला में रह रहा है कौन, रणमल, और रणमल की सिस्टर का क्या नाम है, रणमल की सिस्टर का नाम है हंसाबाई। क्या नाम है, हंसाबाई, ध्यान से सुनना। तो काफी समय तक ये रणमल वहां रहा, धड़ला पाली में पड़ता है, इधर मेवाड़ का राणा लाखा है, और राणा लाखा के एक पुत्र है चूड़ा सिसोदिया। ठीक, तो आगे देखो आगे होता क्या है, इधर कान्हा की बात कर ले, बस कान्हा की भाटियों और सांखलों से युद्ध करते टाइम मृत्यु होगी, भाटियों प्लस मैं लिख रहा हूं सांखला से ये क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था, युद्ध में इनकी क्या हो गई, मृत्यु होगी। बस कान्हा के बारे में कोई ज्यादा जो इतिहास है मिलता नहीं है। तो कान्हा है वो तो भाटियों और जो सांखला, भाटियों और सांखला राजपूतों से युद्ध करते टाइम इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इधर देखिए रणमल क्या करता है, रणमल कूटनीतिज्ञ, उन्होंने काफी समय जब वहां रहा तो उन्होंने सोचा कि हंसाबाई की शादी राणा लाखा के पुत्र चुंडा से कर दी जाए, तो इनका नारियल भेजा गया। तो कहते हैं कि राणा लाखा का उस समय दरबार चल रहा था, तो किसी को देकर नारियल देकर हंसाबाई का राणा लाखा के दरबार में भेजा। तो जब ये नारियल देखा उस टाइम, और चूड़ा वहां था नहीं दरबार में, तो राणा लाखा ने मजाक कर दी, हमारे बुढ़े को ले भाई हम नारियल कौन लाए। ठीक, वो वापस चला गया, जिस व्यक्ति को भेजा गया उसने जाके रणमल को सारी बात बताई। तो रणमल ने क्या शर्त रखी कि हंसाबाई की जो विवाह है, जो शादी है लाखा से कर देंगे, लाखा उसमें वर था, लेकिन एक शर्त है कि लाखा और जो हंसाबाई से जो संतान होगी वही आगे चलकर मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगी। तो कहते हैं कि इस शर्त पर लाखा और हंसा की क्या हो गई, शादी हो गई। ठीक, लाखा और हंसाबाई की शादी हो गई इस शर्त पर, और जो चूड़ा, ये जो चूड़ा में इधर जो ऑलरेडी एक पुत्र था, उसको जब इस बात का पता चला तो इसने क्या किया, ये आजीवन अविवाहित रहा, और ऐसी जो प्रतिज्ञा कर ली जिस तरीके से महाभारत में भीष्म पितामह ने की थी, इसीलिए इस चुंडा को क्या बोला जाता है, इसे कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। तो याद रह जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, मेवाड़ का भीष्म पितामह, याद रह जाएगा। तो ये हो गया मेवाड़ का भीष्म पितामह। ठीक बात। अब देखो हम लोग देखेंगे किस तरीके से आगे ये कहानी बढ़ती है, मेवाड़ का भीष्म पितामह। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है, चूड़ा। ठीक, अब हंसा और लाखा से जो एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम है मोकल। ठीक, तो मोकल और चुंडा क्या हो गए, भाई हो गए। अब देखो इधर क्या हुआ,
इधर ये कान्हा की जो भाटियों श्रृंखलाओं से युद्ध करते टाइम मृत्यु होगी। रणमल धीरे धीरे वहां शक्ति बढ़ा रहा है और इसने मंडोर पर कब्जा कर लिया। तो रणमल का एक बार मैं टाइम पीरियड लिख देता हूं। रणमल का टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1427 से लेकर ये है 38 तक, इतना इनका टाइम पीरियड है। अब देखो क्या हुआ, अब मेवाड़ में आ गया कौन, जीत लिया, मेवाड़ की सहायता से मंडोर को जीत लिया, कान्हा की मृत्यु होगी, जोधपुर का राजा बन गया। इधर पीछे से क्या हुआ, हंसार लाखा से मोकल क्या हुआ का जन्म हो गया। लाखा क्योंकि वृद्धावस्था में शादी की थी, तो लाखा की मृत्यु हो गई। लाखा की मृत्यु के बाद चूड़ा को मोकल का क्या बनाया, चूड़ा को मोकल का बना दिया संरक्षक। ठीक बात। अब चूड़ा को ये मोकल का संरक्षक बना दिया गया, लेकिन चूड़ा को सदैव जो हंसाबाई है शक की दृष्टि से देखती थी, तो इसलिए चूड़ा परेशान होकर कहां चला गया, ये चला गया मालवा। नीचे जो मालवा है ना, मध्य प्रदेश का निचला भाग मालवा, मालवा चला गया। और मालवा का उस टाइम राजा कौन था, होशंग शाह। तो किसके दरबार में चला गया, होशंग शाह के दरबार में चला गया। ठीक है, तो होशंग शाह, तो ये तो चूड़ा कहां चला गया, मालवा के होशंग शाह के दरबार में चला गया। चूड़ा का एक भाई था राघव देव, उसको सारी जो है राघव देव को सारी व्यवस्था सौंप सांप के चला गया। तो अब हंसाबाई क्या करती है, यहां रणमल को मेवाड़ मंडोर से सॉरी मारवाड़ मंडोर से अब किसको बुला लेती है हंसाबाई, अपने भाई रणमल को। तो अब इसका संरक्षण कौन बन गया, रणमल। अब देखो होता क्या है, मोकल का संरक्षक उसका मामा कौन है, रणमल। कालांतर में क्या हुआ, मोकल के एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है कुंभा। ठीक, रणमल क्या कर रहा है, मेवाड़ में भी शासन कर रहा है, मारवाड़ में भी शासन कर रहा है। मेवाड़ में शासन कर रहा है, रणमल का जो मेवाड़ में लगातार हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इसका क्या है, मेवाड़ में क्या बढ़ रहा है, हस्तक्षेप बढ़ रहा है। कैसे हस्तक्षेप बढ़ रहा है, एक तो ध्यान रखना, मेवाड़ में कोई भी सरदार या सामंत की मृत्यु जाती, मंत्री संतरी, तो सिसोदिया की मृत्यु हो गई, तो अब राठौड़ों को बुलाकर वहां पदों पर उन्होंने भरना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरीके से आप कह सकते हो तो मेवाड़ में राठौड़ों की, मारवाड़ के जो सामंत सरदार उनकी नियुक्ति कर दी। कुंभा यह सब चीजें देख रहा था, कुंभा को लग रहा था कि मेवाड़ में एक दिन राठौड़ों का शासन हो जाएगा। तो एक तो रणमल का हास्य बढ़ा, इतना ही नहीं, एक दिन रणमल ने क्या किया, राघव देव की हत्या कर दी आवेश में आकर। सर राघव देव कौन है, अरे राघव देव चूड़ा को भाई इंग के कर दी, हत्या कर दी। जद इन राघव देव की हत्या कर दी कर्ण रणमल, तो था ध्यान है राघव देव तो किंगो चूड़ा को भाई है। तो राठौड़ी जो सरदार सॉरी मेवाड़ी जो सरदार है, मेवाड़ के जो सरदार है, उन्होंने मैसेज भिजवाया चुंडा के पास। ठीक है, और इधर क्या हुआ, कुंभा ये सब देख रहा था, तो कुंभा को पता था कि एक न एक दिन किसको, रणमल को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इधर रणमल साजिश रचने लग गया कि कुंभा को रास्ते से हटाएं। तो याद रखिए जो मेवाड़ का सरदार वह कुंभा के पक्ष में जुटने लग गया। तो एक तरीके को ये मान सकते दो तरीके का गुट हो गया है ना, एक तो रणमल का गुट, एक कुंभा का गुट। मेवाड़ के सरदार कुंभा के पक्ष में हो गए। रणमल की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली, ध्यान से सुनना। तो भारमली इंगी प्रेमिका ही, तो कुंभा के काम करियो, रणमल प्रयास करियो, भारमली ने कहो कि तो कुंभा ने दे दे विष। ये बात जब भारमली ने कुंभा को बताई, हालांकि कालांतर में कुंभा का जगह पक्ष का लोग भाई भारमली ने खुद के पक्ष में करी, और भारमली के माध्यम से रणमल को क्या दिलवा दिया, शराब के अंदर विष दिलवा दिया गया। और ये बात कब की, बात है 1438 की। लेकिन ध्यान रहे रणमल को पुत्र कौन है, रणमल का पुत्र होता है जोधा। तो कहते हैं कि जद कुंभा ने भारमली के माध्यम से रणमल को शराब में विष दे दिया, जिस वजह से रणमल की मृत्यु हो गई। फिर वहां जो महल में जोधा भी सो रहा था, रणमल भी सो रहा था, रात के टाइम इसको विष दे दिया गया था। तो वहां एक गाना गाया गया कि जोधा भाग सके तो भाग थारो, रणमल मार्यो जाए। तो जद नहीं बात को पतो लाग्यो, तो जोधा यहाँ से भगा, कहां से, ये मेवाड़ से जोधा भगा, यहाँ जोधपुर नहीं आया, ये सीधा का सीधा यहाँ आया और यहाँ आकर रुका। और ये जोधा कौन से गांव में आकर रुका, जोधा वर्तमान में बीकानेर में वो जगह है, उस गांव का नाम है काहुनी। तो जोधा बीकानेर गए, काहुनी गांव में आ गए, रुके। कुंभा पिछो करे और कुंभा का इस पूरे बेल्ट पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। सिंपल। तो कुछ टाइम जोधा है निर्वासित जीवन जिए
और बीकानेर के आसपास काहुनी गांव में बैठा रहा, हालांकि बिन टाइम बीकानेर शहर को नहीं हो, ये जिला यही है, तो इस बेल्ट में रहता था बीकानेर वाले क्षेत्र में, और यहाँ जो है रहकर लगातार मंडोर को वापस प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। अब धीरे धीरे जोधा प्रयास कर रहा है। हालांकि इससे पहले मैं रणमल की आपको बात बता दूं, फिर अपन जोधा पढ़ेंगे। तो रणमल का टाइम पीरियड 27 से 38 याद रह जाएगा। ये जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए वो आपने देखा। फिर आपको याद होगा कि इधर मेवाड़ का में से बड़ा राठौड़ी सरदारों की नियुक्ति कर दी, मेवाड़ के लोग नाराज हो गए और उन्होंने यहां तक कि चूड़ा का जो भाई था, कौन, राघव देव, उसकी भी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो कुंभा ने क्या किया, मेवाड़ी सरदारों को इकट्ठा किया, बारमली के माध्यम से रणमल को जहर दे दिया गया, रणमल की मृत्यु हो जाती है मेवाड़ में ही। और जोधा बकर कहाँ जाता है, बीकानेर के काहुनी गांव में। और इधर क्या है, इनका इधर पूरे बेल्ट पर सोजत वगैरह इन सब बेल्ट पर किनका अधिकार हो जाता है, जो कुंभा का अधिकार हो जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है जोधा वापस हंसाबाई के पास जाता है, हंसाबाई की मध्यस्थता से मारवाड़ और मेवाड़ में संधि होती है, और फिर किस तरीके से जोधा ने अपनी राजधानी भी चेंज की। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जोधा से, जोधा ने अभी किस तरीके से मंडोर से हटाकर राजधानी जोधपुर लाया, और जो है ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू।